इंडिया में किसी के ऊपर सर्वेलेंस नहीं कर सकते। तो कोई हमारे यहाँ डबल एजेंट बन गया और वो दूसरी कंट्री को हमारे कंट्री की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देता है, उसको हम कुछ नहीं करते। देखिए, कर तो हम सब कुछ सकते हैं लेकिन हम करते नहीं। अगर ये सेम ऐसी चीज यूएस में होती और वहाँ पे कोई डबल एजेंट होता, डू यू थिंक वो छोड़ देते? वो ये कहते हैं कि साहब हमारे कंट्री में आपका आदमी मान लीजिए अगर काम कर रहा है तो इंडिया में भी रहेगा तो हम जाके मारेंगे उसको। जो भी एजेंट बनता है उस रिलेशनशिप में होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, लाइफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। What you are doing, you don't discuss with your family. In few cases, it becomes so serious that your life is at risk and you don't tell your wife. Imagine what she goes through. सबसे गलत चीज आपने क्या करवाई है? We never think in terms of morality. Anything that you do for the country's security interest is moral. Tell me about the double agent story. वर्ल्ड की टॉप एजेंसीज कौन सी होंगी? क्या डिफरेंस है CIA एंड रॉ में? कभी ऐसा हुआ है कि किसी एजेंट से काम हो गया एंड देन आपको उनको एलिमिनेट करना पड़ा? कभी भी बुरा नहीं लगा? कभी 100 इनोसेंट लोगों को लड़वा दिया? मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर हमने आपको कभी भी वैल्यू दी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने भी लोग हमारा चैनल देखते हैं उनमें से 73.8% लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही बड़ा ये चैनल होगा एंड उतने ही बड़े हम गेस्ट ला सकते हैं जो हम हर बार आज तक करते आए हैं, ताकि आपको बेटर वैल्यू मिले। हम सब ने ये सुना है और देखा भी है कि इंडिया के बहुत सारे ऑफिसर्स अलग अलग कंट्रीज़ में प्लेस्ड हैं और एक दूसरी आइडेंटिटी बन के रहते हैं और वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ताकि हमारी कंट्री सेफ रहे, इलीगल एक्टिविटी से बची रहे एंड टेररिज्म से भी बची रहे। एंड ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये हमारी कंट्री की एजेंसी करती है, रॉ। एंड आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ आज हैं अमर भूषण सर, जो इंडिया के रॉ में काफ़ी सीनियर पोजीशन पे रह चुके हैं। हमने उनसे समझने की कोशिश करी है कि कैसे इंडिया अपने ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड करता है, कैसे वो स्पाई का नेटवर्क क्रिएट करता है, कैसे सारे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं। अगर कभी कोई ऑफिसर पकड़ा जाए तो क्या इंडिया उनकी हेल्प करता है कि नहीं करता है? रियलिटी क्या है? तो क्या इनके फैमिली मेम्बर्स एंड लव्ड वंस को भी पता होता है कि ये रॉ में काम कर रहे हैं, कि इनकी आइडेंटिटी इतनी हिडन होती है कि किसी को नहीं पता चलता? इन सब के बारे में, रियलिटी के बारे में, इंडिया कैसे ऑपरेट करता है, उसके बारे में इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा। ये मेरे लिए वन ऑफ द बिगेस्ट एपिसोड्स है क्योंकि ऐसे गेस्ट को लाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है एंड उनसे ओपनली बात करके समझना कि कंट्री कैसे ऑपरेट करती है, आई थिंक it's one of the proudest moments for me and for the whole figuring out team. So please watch this episode till the end. And इस पूरे एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आप एक इंसाइटफुल इंसान बन सकें। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। पूरे कॉन्टेक्स्ट में मैं दो चीज़ अचीव करने की कोशिश करूँगा पूरी कॉन्वर्जेशन में। फर्स्ट इज़, मैं समझने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल में रॉ और गवर्नमेंट एजेंसीज होती क्या है, काम कैसे करती है, क्या होता है उनका, और हम क्या देखते हैं, हमारा परसेप्शन क्या है और क्यों ये ज़रूरी है। सो जस्ट अ वर्किंग ऑफ कि एक नॉर्मल इंसान को पता होना चाहिए कि ये भी एक कुछ चीज़ है, राइट? बिकॉज इफ़ यू लुक एट CIA स्पेसिफिकली, उनके बहुत सारे एजेंट्स, ऑफिशियल्स बहुत जाके बाहर बात करते, तो उनका बहुत ज़्यादा पता है। वी डोंट नो हाउ आवर एजेंसीज वर्क। सो दैट्स ऑफिशियल। सेकेंड इज बेस्ड ऑन आपकी स्टोरीज, लर्निंग्स, एक्सपीरियंसेस से मैं ट्राई करूँगा कि कुछ लेसन्स मैं सीख लूँ, सो दैट समबडी हु इज़ वॉचिंग इट, उनके लिए डिसीजन मेकिंग ईजी हो, एथिक्स एंड मोरल्स चूजिंग ईजी हो, कब कहाँ पे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए फॉर मिशंस और नॉट, कि उनकी लाइफ में जो गोल्स है वो कैसे ईजी या डिफ़िकल्ट हो। सो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में कोई कैसे डिसीजन बना सकता है, दिस आई ट्राई टू कैप्चर एसेंस फ्रॉम योर वर्किंग्स। सो दिस इज माई गोल फॉर द होल पॉडकास्ट। गुड, राइट? एक्चुअली मैंने कितने बार लोगों ने मुझे कहा पॉडकास्ट इंटरव्यू में आने के लिए, कई लोगों ने, और मैंने सबको मना कर दिया, क्योंकि मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि सब्जेक्ट्स क्या है ये बताओ। तो आई डिडंट एग्री विद दैट।
जब मैंने आपका सब्जेक्ट देखा तो आई रियलाइज कि नहीं, आई कैन शेयर माई थॉट्स विद हिम एंड मे बी इट विल बी यूजफुल फॉर अदर्स टू फॉलो और नॉट टू फॉलो, एटलीस्ट सम परसेप्शंस वुड बी क्लियरर। तो ये मैंने सोचा। थैंक यू। दैट इज हाउ आई इमीडिएटली एग्रीड कि करते हैं, मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच। इट्स एक्चुअली अ प्लेजर फॉर अस कि आप इधर आए, और जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया था, ऑल ऑफ अस आर वेरी हैप्पी। ओके, वाओ, फाइनली आपने एक प्लेटफॉर्म दिया टू शेयर सम माय थॉट्स विद यू, आई मस्ट बी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। परफेक्ट। पहले मुझे ये बताओ, व्हाट रॉ क्या होता है, एंड आपकी क्या पोजीशन थी इसमें और आपने क्या किया, एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू नो? आपके यहाँ सब कंट्री में 2 एजेंसीज होती हैं। वन इज फॉर कवरिंग द इंटरनल इंटेलिजेंस, जो भी घटनाएं होती हैं देश के अंदर, सबवर्सिव हो, टेररिज्म हो, प्रोटेस्ट्स हो, एजिटेशंस हो, जो अभी चल रहा है आपके यहाँ, हमेशा होता रहता है आपके कंट्री में, नक्सलिज्म हो, खालिस्तानी इशू हो, फार्म एजिटेशंस हो, तो इन सब की खबर रखना एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट उसको देखती है कि साहब क्या इंटेंसिटी है एजिटेशन की, कौन लोग कर रहे हैं और किस स्टेज पे इनको रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है। Then the government shares it with the enforcement agencies. एनफोर्समेंट एजेंसीज हुई आपकी पुलिस, ओके, और सेंट्रल पुलिस। एक तो स्टेट पुलिस हुई और एक सेंट्रल पुलिस हुई, तो उनको वो शेयर करते हैं। ठीक है। उसी तरह से जो इंटरनल आपका असेसमेंट है अबाउट द मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान कश्मीर में, उसको वो आर्मी को रिपोर्ट करते हैं। तो जो भी देश के अंदर चल रहा है, जो देश के अंदर चलता है, तो ये आपके यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो करती है। इंडिया में ये आईबी करती है। ओके, सो ये इंटरनल। हाँ, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लिए ये जो क्या काम करती है वो मैं बाद में बताऊंगा। जो कवरेज होता है, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है कि बाहर के देशों से खबरें इकट्ठी करें, तो वो रॉ करती है या एजेंसी करती है, जैसा भी आप उसको कुछ भी नाम ले आप। ओके। तो ये बेसिक 2 चार्टर ऑफ ड्यूटीज हैं। अब मैंने आपको इंटरनल तो बता दिया रफली कि क्या होते हैं एरियाज में। अब देखिए, जितने सारे फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वर्ल्ड ओवर, उनका फोकस क्या होता है, क्या उनको गवर्नमेंट उनको बोलती है? उनका 4 फोकस होता है ब्रॉडली। ओके। वन इज दैट change this government. If this government is hostile, change this government. करंट देश की कि बाहर? नहीं, देश की नहीं, बाहर के। ओके। इसको देश से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये एक्सटर्नल एजेंसी का के अंदर का कुछ मतलब? इंटेलिजेंस। तो वी आर टॉकिंग ऑफ द एजेंसी। ओके, द एक्सटर्नल। केवल एक्सटर्नल ही हम लोग बात करेंगे जब भी हम लोग बात करेंगे। ओके। अब आईबी के बारे की बात तो खत्म हो गई है। ठीक है। From now onwards, we will only talk about external agency. ठीक है। तो इनके 4 रोल्स होते हैं मेन 4। जैसे आपको एक कंट्री से बहुत परेशानी कर रही है, चाहे वो नेबरिंग कंट्री हो या वेस्टर्न कंट्री हो या और भी कोई कंट्री जैसे हो, तो आपको एक चार्टर मिलता है कि भाई इनको चेंज करो, इस गवर्नमेंट को। ठीक है। जो अपोजिशन वाले हैं उनको लाओ, क्योंकि they are more favorable to us. Okay. Obviously. हाँ, fair. This serves your interest. This serves your economic interest. This serves your strategic interest. Defense का आपको interest serve करता है, और सबसे बड़ी चीज़ है economic interest serve करता है, and then political stability रहती है, तो आपको कोई problem नहीं है। ठीक है। So all agencies all over the world, they do it. Okay. वो चाहती हैं कि दूसरी गवर्नमेंट को चेंज करो। ठीक है। अब मान लीजिए कि सेकंड, नाउ यू हैव अ सिनेरियो वेयर द गवर्नमेंट, द फॉरेन गवर्नमेंट
इज अनफ्रेंडली टू यू, ओके, जैसे अनफ्रेंडली है वो, और आप जो कह रहे हैं दे आर नॉट एमिनेबल, दे आर नॉट प्रिपेयर टू लिसन टू दैट, मानने के लिए रेडी नहीं है। तो क्या करें भाई? और आप ये भी जानते हैं कि जिस गवर्नमेंट के खिलाफ आप करने जा रहे हैं वो गवर्नमेंट फेयरली स्ट्रांग है, तो आप क्या करेंगे? आप इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, कंडीशंस। ओके, उस कंट्री में जो आपका फोकस कंट्री है उसमें आप इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। कैसे मीन से इंस्टेबिलिटी? स्ट्राइक कराएंगे, प्रोटेस्ट कराएंगे, चूज एंड पिकअप लोगों को करेंगे जो आपका ये काम कर सकें, उनको फाइनेंस करेंगे, उनको गाइड करेंगे, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो ये लोग क्या करेंगे? एजिटेशन से गवर्नमेंट को हमेशा टेंटर हुक्स पर रखेंगे। इफ यू कीप द गवर्नमेंट ऑन टेंटर हुक्स देन व्हाट हैपेंस? वो इकोनॉमिक तरक्की नहीं कर सकता। थर्ड ये है कि इनको तोड़ो, मतलब कंट्री तोड़ो। मीनिंग क्या होता है इसका? मीनिंग होता है कि जैसे सपोर्ट टू खालिस्तान, खालिस्तानी मूवमेंट, या सपोर्ट टू नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स को है, वो लोग अपना चाहते, या एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो विच विल इनएविटेबली लीड टू पार्टीशन ऑफ दिस कंट्री। जैसे गिव मी एन एग्जांपल कि कभी ऐसा हुआ है किसी कंट्री में? देखिए, पाकिस्तान में क्या हुआ? बांग्लादेश बन गया। अभी पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है? बलूचिस्तान चाहता है कि हम अकेले हो जाएं। हाँ। उधर से वो पीओके वाले और गिलगिट बाल्टिस्तान वाले चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं। अभी द अदर डे आई वाज लिसनिंग टू ए पाकिस्तानी कमेंटेटर कि पाकिस्तान तो ब्रेक कर ही जाएगा। तो इस तरह की बातें जो होती हैं वो कैसे होती हैं? इंडिजिनसली तो आदमी कर नहीं सकता है, ये ऑर्गेनाइज एजेंसीज करती हैं। ये तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइज इसको करता है, जो उसको फंडिंग करता है, जो उसको फाइनेंसिंग करता है, जो उसको वेपनाइज करता है, और उसमें उसका इंटरेस्ट होता है। सबसे बड़ी चीज कि उसमें उसका इंटरेस्ट होता है। और वो इंटरेस्ट क्या है? या तो उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है मोस्टली, या उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कि भाई हमको यहाँ एक बेस क्रिएट करना है तो यहाँ पे रखो, ताकि इस कंट्री को घेरना है तो यहाँ पे रखो, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ओके, सो ये तीसरा हो गया। तो तीसरा हो गया। फोर्थ ये है कि जो आपको दिया जाता है कि व्हेन यू डू नॉट लाइक ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए कि आप इंडिया में कुछ करा रहे हैं ऑन योर ओन, तो उनको कैसे डील करोगे? अब जैसे आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमास का जो चीफ था, पॉलिटिकल चीफ, उसको कैसे पिक करके उसको मार दिया उसको। तो ये एजेंसीज करती है। अब जैसे ओसामा बिन लादेन है, ही वाज अ रैलिंग पॉइंट, उसको खत्म कर दो। So, कोई भी एक इन्फ्लुएंशियल अथॉरिटी दूसरी कंट्री में जो उसको इन्फ्लुएंस कर सके, इंडिविजुअल, और फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो उसको एलिमिनेट कर। एंड इट कैन बी एनीवन, मतलब ये एक नॉर्मल इंसान से लेके बिजनेस पर्सन से लेके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तक हो सकता है। कोई भी उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ब्रॉडली ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड लास्टली क्या होता है कि जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ऑन ए डे टू डे बेसिस, दैट यू ऑल्सो नीड टू नो कि व्हाट हैपन टुडे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन डे आफ्टर टुमारो, एज एन ऑब्जर्वर, लाइक ए जर्नलिस्ट। तो आप उसको अपना नोट करते रहिए और खबर करते रहिए, सो दैट यू आर नॉट कॉट अनप्रिपेयर्ड। सो एक एजेंसी का काम हमारे लोग
अलग अलग कंट्रीज़ में है जहाँ पे हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं या जिन कंट्री से हमें खतरा है, और वहाँ पर वो एक कवर्ड तरीके से उधर है जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल। और जब वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँचती है उसके बाद हमें डिसाइड करना होता है कि क्या करना है, कि इधर गवर्नमेंट चेंज करनी है, कि गवर्नमेंट तोड़नी है, कि देश को तोड़ना है, कि कोई इंडिपेंडेंट इंसान है उसको तोड़ना है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री स्ट्रेंथन हो। दिस इज द बेसिक। ओके, इज दैट, तो ये जो करते हैं इनको स्पाई बोलते हैं? नहीं, इनको स्पाई नहीं बोलते हैं। स्पाई कौन होते हैं? ये RNAW, ये बड़ा भारी ये मिसकंसेप्शन है। RNAW का जो ऑफिसर होता है वो ऑर्केस्ट्रेटर होता है सिम्फनी का। ओके। ऑर्केस्ट्रा होता है ना, उसका वो ऑर्केस्ट्रेटर होता है। ओके। वो कंडक्टर है वो। ठीक है। वो ये करता है। हाँ। ठीक है। और बाकी सब जो लोग बैठते वो दे आर रीडिंग द स्क्रिप्ट एंड जिसमें जिसका अपना अपना एक पार्ट है वो दे आर प्लेइंग एंड दे आर प्लेइंग देयर इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट। तो वो लोग जो प्ले कर रहे हैं दे आर स्पाइस, दे आर एजेंट्स। तो स्पाई और एजेंट एक ही होता है? दे आर सोर्सेस। ओके। सो RNAW का ऑफिसर एजेंट नहीं है, वो सोर्स नहीं है। ओके। उसके पास बहुत सारे सोर्सेस है, बहुत सारे एजेंट्स हैं। गॉट इट। बहुत सारे स्पाइज हैं जो उसका काम करते हैं। ओके। यहाँ मैं आपको एक क्लैरिफाई चीज करना चाहता हूँ which you may find very interesting, that this is the only place, only place where a person does know what the other fellow is doing. जैसे आपके यहाँ दो doesn't know or they know? He doesn't know. पता ही नहीं है कि पता ही नहीं वो दूसरा आदमी क्या कर रहा है। तो दो लोग साथ में एक मिशन पे होते हैं और पता नहीं दोनों को क्या कर रहे हैं। सब दोनों की ड्यूटीज अलग अलग डिफाइंड है। अच्छा, ऑफिशियल लेवल पे भी, ऑफिस में भी दो RNAW के मान लीजिए ऑफिसर हैं, एक को पता नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है। रियली? हाँ, क्योंकि हम लोग जो हैं सो साइलोज में वर्क करते हैं। खुद के ही एक साइलो है। इन सर्कल्स, वी वर्क इन सर्कल्स। ऐसे ऐसे जैसे आपके ओलंपिक के 5 रिंग है ना, हाँ। तो हमारे यहाँ न्यूमरस रिंग्स हैं। तो सब लोन वॉरियर्स हैं। सब लोन वॉरियर्स। सो इस तरह के जो लोग होते हैं उसमें एक कारण है। सो ऑफ कोर्स सम पीपल डोंट एग्री टू दिस, बट आई वुड गो बाय द मेजॉरिटी कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि सपोजिंग यू बिकम ए डबल एजेंट, ओके, this circle becomes a double agent. And he knows everything. So he will reveal everything. Yeah. To the enemy. Yes. Now, if you remain in the circle, तो एक ही सर्कल की information होगा उसको. And then once the fellow is exposed, or we get to know कि साहब इस सर्कल की सारी खबरें चली गई, we change the entire circle, that circle. A totally new circle comes up. So it's easier to operate and dismantle. जब कभी भी अगर इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो ठीक है, हटाओ उसको, नया तरीके से शुरू करेंगे, नए 10 लोग। तो इस तरह से हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो इवन एट अगर आप जो सीनियर पोजीशन पे हो उसमें भी नहीं पता होता सारे सर्कल्स के बारे में? देखिए मैं बताऊं, देयर आर वेरी फ्यू ऑफिसर्स एट द वेरी सीनियर लेवल। I am telling you, at the very senior level, very officers who would know, say, 75% to 80%. 100 उनको भी नहीं होता? 100 तो किसी को नहीं होता, किसी को भी नहीं। स्टेट्समैन, प्राइम मिनिस्टर या किसी को उनको पता? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। 100% किसी को पता नहीं। Tell me about the double agent story. हमारे इधर एक रविंद्र सिंह जो थे वो डबल एजेंट थे। कैसे डबल एजेंट बने? वो हमारी एजेंट थे। व्हाट इज हिज बैकग्राउंड? एवरीथिंग, टेल मी अबाउट हिम। वो एक्चुअली वो तो एक्स आर्मी ऑफिसर थे। ओके। मेजर। फिर हमारे यहाँ उन्होंने ज्वाइन किया रॉ में। हाँ, क्योंकि हम लोग लेते हैं आर्मी ऑफिसर्स को भी
फिर यहाँ बहुत दिन तक काम किया उन्होंने, उनको कांस्टेंट फीलर्स दिए गए यूएस के तरफ से, उनके एजेंसी के तरफ से, CIA की तरफ से, कि भाई ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे आपके लिए। फिर उनको कुछ अपना बच्चों के लिए भी कुछ करना था, वो भी थोड़ी बहुत कुछ मदद कर दी, कुछ पैसे वैसे से भी मदद कर दी काफ़ी उनकी। तो ये तो वो लोग मास्टर हैं ये सब करने में। उनका खुद एक एल्ड्रिच एमिस था, उनका बड़ा भाई एजेंट था वो जो रशा को, मेरे ख्याल से 1995 की स्टोरी है ये, वो डिफेक्ट कर गया वो। तो डिफेक्ट करने के पहले वो पकड़ा गया वहाँ। तो ही वाज आल्सो डूइंग इट प्योरली फॉर मनी। तो इनको पैसे यूएस ने ऑफर करे, कर दिया वो, उसके बाद देने लगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि लकीली और अनलकीली जो ये सर्कल देख रहे थे वो बड़ा इनसिग्निफिकेंट था। तो इन्होंने हमारी इन्फॉर्मेशन उधर नहीं बताई। लेकिन बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो दे ही सकते थे कि ये ऑफिसर है, ये ऑफिसर है, ये है, वो है, यहाँ मेरे स्टेशन है, ये है, वो तो कर ही सकते थे वो। तो डैमेज तो कर ही सकते थे। तो उन्होंने किया, सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। तो ज़्यादा तो नहीं कर पाया वो, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी अर्ली उनको डिटेक्ट कर लिया। कैसे आइडेंटिफाई किया एक डबल एजेंट? वो हमारा एक ऑफिसर था, वो दूसरे सर्कल को बिलोंग करता था। तो वो आके हमसे बोला कि सर, वो हमसे इसके बारे में पूछते हैं, इसके बारे में पूछते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, क्यों पूछता है? तो उन्होंने कहा सर ऐसा ऐसा। तो मैंने अपने इन्वेस्टिगेटर को बोला कि इसको लगाओ इसके ऊपर, वॉच करो इसको। फिर हम लोगों ने वॉच किया उसको। तो पूरा पता चलने लगा ये क्या करता है, क्या नहीं करता है। फोटो कॉपी करता है, रिपोर्ट करता है, जूनियर अफसरों से बात करता है। फोटो कॉपी करता है क्या? वो जो अपनी रिपोर्ट्स हैं, अच्छा, जो इंडिया के रॉ की रिपोर्ट्स हैं, वो यूएस के लिए फोटो कॉपी करके भेजता है उसको। और कैसे भेजते थे वो? उनका एक होता है ना सिस्टम कंप्यूटर में, जो फोटो मेमोरी होती है वो। फैक्स नहीं, जैसे कि आप कंप्यूटर के ऊपर एक चिप लगा रहता है, वो ऐसे दिखाइए आप पेज को, तो वो उसकी कॉपी कर लेता है और कॉपी करके बिना हार्ड डिस्क के थ्रू वो भेज देता है। तो आप अगर ढूंढेंगे भी तो आपको हार्ड डिस्क में नहीं मिलेगा। तो ये एक सिस्टम होगा, उनके पास था एडवांस सिस्टम। ठीक है। तो उन्होंने उसको दिया, वो करता रहता था अपना। तो वो हम लोगों ने पकड़ा। अब सवाल इसका उठता है कि दो चीज़ें देखी गई उसमें कि भाई इसको पकड़ लो और पकड़ के इसको केस रजिस्टर कर दो, बंद कर दो। एक रिस्क है बहुत बड़ा उसमें। क्या? कि पकड़ के आपने इसको बंद किया, ठीक है ना, एविडेंस क्या है आपके पास? कोई एविडेंस नहीं है कि फोटोकॉपी कर रहा था। हाँ, फोटोकॉपी तो किसी भी डॉक्यूमेंट का करेगा कोई, और ये कर भी रहा था, क्या एविडेंस है आपके पास? और जो एविडेंस आपने इकट्ठा किया है वो आप कहीं दिखा नहीं सकते कोर्ट में। क्या करेंगे आप? तो मान लीजिए कोर्ट ने इसको छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं उसका कोई लीगल सैंक्टिटी तो है नहीं। जैसे आप इंडिया में किसी के ऊपर सर्वेलेंस नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो आपने किया सर्वेलेंस, किससे परमिशन लिया आपने, किससे पूछा आपने, और जो सर्वेलेंस किस चीज़ से किया आपने? तो यू कैन नॉट शो देम योर डिवाइसेस। मान लीजिए ये छूट गया, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, ही विल कम बैक टू द डिपार्टमेंट। तो फिर क्या किया आपने? आएगा ना। हाँ, मतलब वापस आ जाएंगे, छूट गया तो छूट गया। और फिर ही विल राइज अप टू द टॉप। तो सोचिए कितना डैमेज करेगा आपको। क्यों? व्हाई विल ही राइज अप टू द टॉप? व्हाई? इफ ही इज सीनियर एनफ, प्रमोशन पाते रहेगा, अच्छा जाता रहेगा। मान लीजिए कि टॉप पे चला गया हो, तो क्या कर लीजिएगा? और तब अगर उधर डबल एजेंट बना तो देन वो तो बना ही हुआ है, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप क्या कर लेंगे आप? तो ये है कि साहब इसको पकड़ो जब ये दे रहा हो कुछ उन लोगों को,
या उससे कुछ ले रहा हो, तो सर्वेलेंस लगाया गया। काफी जबरदस्त सर्वेलेंस हुआ इसका, बहुत कैट एंड माउस का गेम हुआ। हाँ, एक दिन वो कोई एक उनके यहाँ एक किसी के घर में पार्टी वार्टी था, बर्थडे वगैरह था, बगल ही में, वहाँ गया हुआ था ये। हाँ, तो हमारा जो वॉच है उसको वहीं तक पूरा घेरे हुए था, बट बहुत लोग थे वहाँ। हाँ, उसमें से निकल गया। क्या निकली? वहाँ से भाग लिया। कहाँ? भाग के नेपाल चला गया। तो जब ये निकला तो भी हम लोग को पता चल गया ये कहाँ तक पहुँचा है। तो वी केप्ट चेजिंग हिम। Finally he landed there, and by that time, you know, the American embassy had already taken him inside. और उसको भेज दिया अमेरिका। तो यूएस ने असाइलम दिया? असाइलम नहीं दिया उनको। फिर डू यू थिंक कि यूएस ने एक्टिवली उनको हेल्प करी फेक पासपोर्ट वगैरह बनवाने में? वो तो ठीक है किया, आप क्या यूज है आपका? जब किया तो आपने भी आपको हेल्प किया। अब आप जब अभी नहीं कर रहे हैं तो हम भी आपको हेल्प नहीं करेंगे, सिंपल। बट यहाँ से भगा दिया यूएस ले। हाँ, तो यूएस प्रोवाइडेड हिम द सिक्योरिटी कि क्या हुआ उनके साथ पता नहीं किसी को? नहीं, सब पता था हम लोगों को। कहाँ था, कहाँ रहता था, क्या करता था, नहीं करता था। यूएस में भी पता था? हाँ, सब पता था। तो फिर क्या हुआ? हमने क्या किया? कुछ नहीं। आप दूसरे कंट्री में क्या करेंगे आप? या तो उसको, तो कोई हमारे यहाँ डबल एजेंट बन गया, हमारे ही इंसान, और वो दूसरी कंट्री को हमारे कंट्री की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देता है, उसका हम कुछ नहीं करते। देखिए, कर तो हम सब कुछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बट हम करते नहीं। कैपेबिलिटी तो सब है, लेकिन हम करते नहीं। बट ये तो क्लियर केस था जब आपको पता चल गया एंड यू हैड एविडेंस, आपके सामने था, तो फिर कैसे कोई आपके सामने भाग के निकल गया एंड देन कुछ भी नहीं किया? अब देखिए, कोई सजा नहीं, कोई प्रिजन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। उसको सजा तो ईश्वर ने दी, अगर ईश्वर ने बिलीव करते हैं तो। वो एक्सीडेंट में डेथ हो गया उसका। अच्छा, हो गया रोड एक्सीडेंट में। उसी कुछ टाइम बाद कि करीब 1.5-2 साल के बाद। एंड ही वाज वेरी मिजरेबल। यूएस में उस एज में जाना बहुत खराब चीज़ है। क्यों? यूएस इज नॉट गुड फॉर पीपल अबव 55-50. देयर इज नो जॉब फॉर यू ना, देयर इज नो वर्क फॉर यू। डू यू थिंक कि ये जो एक्सीडेंट हुआ प्लान्ड हुआ कि इट वाज जस्ट एन? लगता तो नहीं है, लगता तो नहीं कि मे बी CIA थॉट कि ना हो ये हमारे लिए। लगता तो नहीं है। लगता है कि उसका जो ड्राइवर था उसका कोई रिलेशन में ही था शायद, he had overdrunk. तो मे बी CIA थॉट कि अब कोई मतलब नहीं है। Could be. Anything is possible. Anything is possible. क्योंकि ये outlived his utility है, खत्म हो गया। Exactly. बस। पर अगर ये सेम ऐसी चीज यूएस में होती और वहां पे कोई डबल एजेंट होता, राइट, कोई अमेरिकन सिटीजन जो इंडिया के लिए ऐसा कर रहा था, डू यू थिंक वो छोड़ देते? और मान लीजिए कि इंडिया के लिए कर रहा है, क्यों छोड़ते वो? तो हमने तो छोड़ दिया। नहीं, वो बिल्कुल नहीं छोड़ते। वो तो ये है कि साहब, वो ये कहते हैं कि साहब हमारे कंट्री में आपका आदमी मान लीजिए अगर काम कर रहा है, हाँ, तो इंडिया में भी रहेगा तो हम जाके मारेंगे उसको। मेरा ये तो स्टैट्यूट बुक में है कि जो हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को हर्ट करे, हम उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, किसी भी देश में, किसी भी देश का हो। तो हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम इस तरह के नहीं हैं, ये हमारे स्टैट्यूट बुक में नहीं है। अगर हमारी कंट्री की सिक्योरिटी और इंटरनल इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रेटेजिक जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, हमारा ही कोई इंसान, हमारा ही एक ऑफिसर दूसरी कंट्री के लिए डबल एजेंट बनता है और वो दूसरी कंट्री अगर चले जाता है तो हम उसका कुछ भी नहीं करते। कुछ भी नहीं कर सकते। आज भी नहीं करते। आज भी नहीं कर सकते। कर सकते नहीं कि करते नहीं है? करते नहीं है। सकना तो है ही नहीं। सकना तो वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग।
एंड व्हाई डू यू थिंक हम क्यों नहीं कर सकते ये? क्योंकि डू यू थिंक हम इंटरनेशनल प्रेशर नहीं सह पाते हैं, या इंडिया अभी तक उस इंटरनेशनल प्रेशर नहीं, पावरफुल डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं है वर्ल्ड वाइड? इट्स ए वेरी पेक्यूलियर थिंग कि हम लोग के दिमाग में जब ये आता नहीं है कि उसको चलो एलिमिनेट करते हैं। ये एलिमिनेट वर्ड सुनते ही फिर आपको ऐसा लगा नहीं ये सही नहीं है। पर ये बहुत इन दिस केस मे बी उनके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो प्रॉब्लमैटिक हो। प्रॉब्लमैटिक तो होगा ही। तो फिर हाँ, पूरी कंट्री को अगर पूरी कंट्री की सिक्योरिटी खतरे में डालना से बेटर है कि किसी एक इंसान को पनिशमेंट देना जिसने गलत काम किया है। इज आई एम आस्किंग, डोंट यू थिंक सो? उसमें बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। इट्स नॉट इजी ब्लैक एंड वाइट नहीं। एक तो ऐसा कॉम्प्लिकेशन है कि आपको वहाँ जाके कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो हम इंटरनेशनल प्रेशर नहीं सह सकते ना? इंटरनेशनल प्रेशर वगैरह कुछ वर्क फिर क्या प्रॉब्लम है? वर्क ये है कि अगर आप जाते हैं किसी कंट्री में तो वहाँ जाके कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो कोई आपके लोग होंगे जो जाएंगे, है ना? तो वहाँ जाके अगर ये कर देते हैं तो एग्जिट करना मुश्किल हो जाएगा कि आप करके चले जाइए, ये एग्जिट करना मुश्किल हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं पाकिस्तान में, जो आपने बालाकोट में किया, जो आपने सर्जिकल स्ट्राइक में किया और वापस आ गए आप। तो इस तरह का काम आप कर सकते हैं यार, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं कर सकते आप। क्यों? बहुत दूर है ना, आपको एक टीम भेजनी पड़ेगी। वो टीम को भेजना, उनके यहाँ भी तो एजेंसीज हैं ही जो मॉनिटर करती हैं, आपका अराइवल है, आपका इमिग्रेशन है, वो कर सकती है। प्रिजन तो होना चाहिए, सजा तो होना चाहिए, कुछ देयर हैज टू बी समथिंग, राइट? नहीं, वो तो बोलेगा कि साहब हमारा सिटीजन है, आप इसको छू नहीं सकते आप, ये हमारे लॉ में है। तो कोई भी यूएस सिटीजन इंडिया आके कुछ भी क्राइम कर सकता है और फिर वापस जा सकता है, और अगर यूएस सपोर्ट करे तो फिर कोई दिक्कत कुछ नहीं। वो तो कहता है कि हमारा लीगली ये प्रोविजन है, वो तो प्रेसिडेंट ने बोला है, यूएस प्रेसिडेंट ने बोला। और अगर इंडिया का कोई सिटीजन यूएस में क्राइम करके आ जाए तो वो इंडिया जाता है वापस? वही तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई आप जो हमारे खिलाफ केस पे केस किए जा रहे हैं, कहानियाँ बनाए जा रहे हैं आप, हैं, जो तब से आप लगे हुए हैं कहने में कि हम लोगों ने आपके लोगों को मारा है और इसको ये किया और ये किया और ये किया, दुनिया भर की जो कहानी आपने बनाई है, हैं, तो वो भी तो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ ही है, तो उसको भेजिए आप। तो क्या प्रॉब्लम है? कहता है कि नहीं हमारे यहाँ नहीं हो सकता है। तो मतलब इंडियंस अगर वहाँ कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम है, वो फंस जाएंगे। आज नहीं, हमेशा से करते रहे हैं, हमेशा से। और इस सारी वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा ही है कि हम बाहर कुछ भी करेंगे तो वहीं अटक जर्मनी में जाएंगे। तो है, जर्मनी में है कि इंडियन अगर जर्मनी में जाके कुछ करता है तो अटक जाएगा, वो वापस नहीं आ सकता। सवाल ही नहीं। टेल मी, हाउ डू यू ट्रस्ट? हाँ, इट्स ए गुड क्वेश्चन। क्योंकि हर जगह इट गेट्स डिफिकल्ट। यू नो योर जॉब, तो आपका जॉब है कि किसी ना किसी तरह दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं से मैनिपुलेट करूं ताकि वो मेरी कंट्री के हित में हो, राइट? तो आपको पता है आपका फुल गेम इज ओनली ईदर गेट मैनिपुलेटेड और मैनिपुलेट। तो आप एक डबल एज स्वॉर्ड पे चल रहे हो। एब्सोल्युटली, ऑल द टाइम। तो जहां आपको पता नहीं किस पे ट्रस्ट किया जाए, नहीं किया जाए, आपका जो खास इंसान है, जो आपका ही ऑफिसर है, आप बोल रहे हो, वो भी डबल एजेंट हो सकता है। बिल्कुल। सो हाउ डू यू ट्रस्ट? Trust building takes a lot of time. Lot of time. Sometimes, you're very lucky, then you can get it like this. But normally I'm talking, generally. It takes a lot of time. Trust building में 3 things have to be there. Okay. One, the person whom you're tapping must have trust in you. Complete trust in you. You're tapping. हाँ, जिसको कि टैप कर रहे हो आप, जिसको कि आप उसको वर्ड इंटेलिजेंस वर्ड इज टैपिंग। टैपिंग इज व्हाट? टैपिंग का मतलब कि जिसको आप रिक्रूट पिकअप कर रहे हो, okay, जिसको रिक्रूट कर रहे हो। हाँ। सो ही मस्ट हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन यू दैट यू विल नॉट बिट्रे हिम। जिसको आप रिक्रूट करो उसे ट्रस्ट होना चाहिए, उसको ट्रस्ट होना चाहिए आप पे। ओके। कि ये हमको बिट्रे नहीं करेगा। बिकॉज advantage of an intelligence officer is over all others.
all others. Okay. That you work behind the curtain, dark curtain. So there, everybody can come and talk to you. Yeah. Whether he belongs to A party, B party, C party, D party, or whether he's the party. Yeah. Because he knows that, I will never be exposed. तो ये ट्रस्ट उसका बिल्ड होना चाहिए, बहुत जरूरी है. ठीक है. आप में. Because, otherwise, if he gets betrayed, then what happens? 3 things follows. You know that getting to be known in your own country as a traitor is a shame. Yeah. पहली बात तो ये. Second is your reputation. Suppose you are holding a very high post, topmost post in your country, or very eminent position. You are in a very eminent position. Supposing he gets exposed. Yeah. You imagine his reputation. And then, third, if the reputation is trashed, you are exposed, then what happens? There is a direct threat to his physical safety. तो उसको तो वो जो गवर्नमेंट है वो छोड़ेगी नहीं उसको. हाँ, कि ये हमारा पता चल गया कि ये सोर्स बन सकता है किसी न किसी के लिए. मान लीजिए आर्मी से किसी को आपने पिकअप किया है, तो आर्मी तो उसको छोड़ेगी नहीं उसको. तो ये कितना बड़ा रिस्क है उसको. तो इस रिस्क के ऊपर जाने के लिए उसको ट्रस्ट होना आप में जरूरी है. ठीक है. पहला तो ये है. पर वो कैसे ट्रस्ट करेगा? अब वो कैसे ट्रस्ट करे? जैसे मान लो कि मुझे आपने पिकअप किया, एग्जाम्पल. ठीक है. मैं इधर अपना काम करता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड हूँ. आपने सोचा आपके ऑपरेशन के लिए राज कैन बी एन इम्पॉर्टेंट एसेट फॉर मी, इसको टैप करते हैं. तो मैं आप पे ट्रस्ट कैसे करूँ? तो मैंने कहा कि जैसे टाइम क्यों लगता है. टाइम इसलिए लग रहा है कि आप उस आदमी के पास फर्स्ट मीटिंग में तो जा नहीं सकते. किसी के थ्रू जाएंगे आप. तो वो जो थ्रू आदमी है, he has to be very reliable. And reliable in the sense that you also rely on him and the source also relies on him. तो कॉमन थ्रेड ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है. कॉमन थ्रेड ढूंढना, और ये अगर नहीं होगा तो आप नहीं मिल सकते उससे. आप कभी वहां तक पहुंच नहीं सकते. और वो आपको बताएगा कि साहब उसके लिए आप ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए. तो फिर आप पे भरोसा कर देगा. तो आप करते रहिए उसको सेल्फलेसली. डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, एनी इंफॉर्मेशन फॉर सम टाइम. Don't ask him to do anything. Just go on doing it. तो किसी को जब टैप then he will feel कि भाई I have been getting it so much from him. So then he will ask that fellow, what can I do for him? Yeah. So then you spell out your priorities. You spell out your objective. So it's give until he gives you back. Until he gives you back. And that is why is my last point, which I am coming to. That's the money talks. It's only your capacity to pay. Really? Anyone. हर कोई चाहता. हर कोई. Everyone is sellable. Never met someone in your career जो morals और ethics पे खड़ा हो कि नहीं, पैसे के लिए तो नहीं करूँगा, नहीं खरीद सकता. Never met anyone. So coming back to the point, you said कि जब आप टैप करते हो, first step is कि वो trust सामने वाला आपको करना चाहिए. What is the second? 2 and 3. जैसे 3 चीज होनी चाहिए जब टैप करते हो. So एक तो है कि ट्रस्ट होना चाहिए, और एक आप क्रेडिबल हो. क्रेडिबल का मतलब ये हुआ कि जो आप कहते हैं वो करते हैं. ये बहुत जरूरी है. ये धीरे धीरे बनाना पड़ता है. और थर्ड ये है कि उसको एक ये फीलिंग होनी चाहिए कि नाउ दिस कर्टन इज सिक्योर. ये जो कर्टन के पीछे हम लोग बात कर रहे हैं वो सिक्योर है. What's the most expensive you have paid for a source? What do I tell you? It's too much.
let's not give you the figure. tell me I only tell you that there is no limit to it. There is no limit. You have to help me. There is no limit. But one interesting thing was that I had gone to meet a source. तो उसने कहा कि मुझे अभी 1 लाख चाहिए. 1 लाख चाहिए. 1 लाख. ठीक है, 1 लाख चाहिए. अब उसमें 1 लाख was at a time when I was getting a salary of say how much I was getting? 1100 rupees. 1100 rupees. 1100 and 1250 rupees. Okay. To be precise. That was my salary. Which year was this? That was, I think, before I think somewhere between 83 to 86. Okay. That was a period, I think. 83 to 86, somewhere. Wow. So he asked for an obnoxious amount. He just said, obnoxious amount. Now look at the dilemma. That I cannot pay anyone more than 1,000 rupees. Okay. Even my topmost senior officer cannot pay more than 5,000 rupees. So how do I get hold of it? That was the dilemma. So I went around, because it was in a remote area. I went around. There were a couple of relatives were there. So I took something from here, took something from there. So 1 lakh raised it. Okay. And went back and gave it to him. So 1 lakh जो उस टाइम का था, वो आज के जमाने में would be around crore? Absolutely, easily. Okay. Or more? Easily. So 1 करोड़ के आसपास रेस करके हाथ के उसको दे दिए 6-7 लाख. So then he did the work and all that. मैं भी क्या कर दिया. तो जो अमाउंट जैसा होता है प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है, कहीं से भी लाके दे कर दिया. उसके बाद अब now you can imagine the stress on me. कि now you can't give, now you've done something you were not authorized to do. Not authorized to do. फिर क्या हुआ? And I was, badgered. I was told that left and right. Then I was always been lucky in having my senior officers. So when I told him, they said, you should not have done that, but don't worry. We'll do something. Because if he's doing a good job, we'll do something. Okay. And he did help me out, I must say. So it worked. So he did help me out. But, the work has to be done. Supposing he would not have done the work of that measure. Yeah. It would have costed more than a lakh. It would have cost more than that. So you can imagine then the trust he would have had on me. Yeah. He would have found it difficult. And once his project was done, he did his job. Then my senior officer went and told the government, clear it. So it was cleared. Government easily सब clear कर देती. गवर्नमेंट का मतलब होता है कि माय सीनियर ऑफिसर्स. योर सीनियर ऑफिसर्स, क्योंकि उनके पास भी एक बजट एलोकेटेड होता है. सब रहता बजट एलोकेटेड, राइट. तो बजट से कभी आपने ज्यादा दे दिया तो वो इजीली एलोकेट हो जाता है अगर ऑपरेशन अच्छा हो तो. तो बजट कंस्ट्रेंट. आई टेल यू हियर देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ बजट. अच्छा. यू हैव टू डू योर वर्क. काम सही होगा तो बजट की प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ भी डाल, कुछ भी कर लो, काम होना चाहिए. इन रॉ अगर किसी को रिक्रूट होना हो तो कैन दे डू इट? देखिए रिक्रूट क्या प्रोसेस होती है कि मैं रिक्रूट तो जनरली वो लोग लेते हैं यूपीएससी से. ओके. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जनरली आईपीएस आते हैं. इनकम टैक्स, सारे सर्विसेज के लोग आ सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है. एक तो ये मेथड है उनका. दूसरा ये है कि हम कोऑप्ट करते हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए. कोऑप्ट करते हैं, जैसे फॉर कंसल्टेंट, एज कंसल्टेंट फॉर ए पीरियड. जैसे एक टेक्निकल काम है तो फिर उधर
तो उसके लिए from the open area we pick up somebody and put them in this. Okay. तो ये हम करते हैं, ये मेन बेसिकली ये कोई अप्लाई नहीं कर सकता, you only pick up and choose? We pick up. तो वो जो पिकअप करते हैं वो हम जैसे मान लीजिए कि CEO है कोई उस रिलेटेड प्रोजेक्ट, तो मुझसे बात करते हैं कि भाई हमको इस तरह का आदमी चाहिए ये काम करने के लिए, तो उसके पास तो सारे लोग हैं ऑफ कोर्स, तो ही विल पिक एंड चूज जो उसका बेस्ट है, एंड देन ही विल गिव अस ए प्रोफाइल, देन वी विल टेस्ट हिम, वी विल गिव हिम 2-3 टास्क. ओके, जैसे क्या होते हैं टास्क? गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ टास्क. हाँ, जैसे कि भाई इसको ये इंक्रिप्शन करना है, इसको ये करना है, इसको ये हैक करना है, स्मॉल असाइनमेंट्स की करके स्मॉल असाइनमेंट, इसको कैसे करोगे? एंड जो सारे IAS एंड IPS ऑफिसर्स होते हैं या IFS होते हैं, राइट, उनको आप रिक्रूट करते हो, वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए. ओके, उसको भी दी एजेंसी विल ओनली रिक्रूट जिनको उनको लगेगा रिक्रूट करना. इनको लगेगा, बिकॉज हमको पता है कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है ना. ओके, तो कहीं से भी ये प्रोसेस ही नहीं है कि यू कैन अप्लाई टू बिकम ए रॉयल एजेंट. नो, यू कैन ओनली अप्लाई टू द UPSC टू बिकम ए गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज क्लास 1 ऑफिसर. जब एक बार आप अप्लाई करते हैं तो फिर इंटरव्यू के स्टेज में हम लोगों को बुलाते हैं, देन वी फाइंड आउट कि इनका मेंटल मेकअप कैसा है, कौन कैसा है, क्या क्वालिटीज होती है. गिव मी 3 टॉप क्वालिटीज दैट यू लुक फॉर इन अ कैंडिडेट. एक, यू नो, you see that whether this man is stable, चीज़ों को समझता है, बात जो करता है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है, बड़ा जरूरी है. वो इमोशनल, ही इज नॉट टू इमोशनल. एक्सप्लेन की इमोशनल और बैलेंस मतलब क्या, कि गुस्सा नहीं आता बात पे ऐसा? गुस्सा हर बात पे नहीं. और जैसे मैंने बताया, he can be a criminal also, the source can be a criminal also, die-hard criminal. The source can also be a professor of a university, very important professor of university. The source can also be a politician of a very high order. ठीक है ना? The source can also be a student leader, whose entire stake is in the student movement. तो फिर इस तरह के जब लोगों को आप डील करोगे तो आप तो you have to be a listener. आपको समझना पड़ेगा ये कैसे लोग हैं, क्या है, उनकी बात को समझना पड़ेगा, and then you'll have to relate to them coolly. So first quality is listening or mental state stable होनी चाहिए. Stable. Second quality and emotional, too much emotional नहीं होना. Like what happens is that if you're working with somebody for say 3 years or 4 years, family relationship हो गया, जैसे you go to your family, they also come to you, wife has become friends, children become friends, ठीक है. उसके बाद आपका टेन्योर खत्म हुआ, now you have to get back to India. हाँ, तो बोलेगा ही अच्छा आप जा रहे हैं वापस, तो आप अपना बताइए, एड्रेस दीजिए, टेलीफोन दीजिए. Now at that stage, if you say that I cannot give you, they will think that you are a fraud. So एक क्रैश कर जाएगा उसका रिलेशनशिप. What he had thought about you. 3 years of relationship will clash in a minute. So आप उसको देते हैं fictitious, या उसको सही बता देते हैं वो, तो दिल्ली वो आता है, वो ढूंढते ढूंढते आपके पास आता है, फिर आप मिलते हैं उससे. This should never happen. Never it should happen. Once you're gone, you're gone. And it's not easy. It's quite difficult, I'm telling you. Because we also had a couple of very good friends who had done remarkable work for me. And I just had to vanish. Do you ever regret any of this thing? I don't. Not at all. Better framing. That आप कहीं गए and वहाँ पर आपको फ्रेंडशिप बनानी पड़ी, रिलेशनशिप बनानी पड़ी फॉर ऑपरेशन, मे बी यू फेल इन लव विद समवन, राइट, और वो सामने वाला इंसान सोच रहा है दैट दिस इज ऑल रियल, एंड आप एक झटके में सब छोड़ के आ गए, एंड यू काइंड ऑफ चीटेड दैट पर्सन. सो एथिकली दिस इज नॉट राइट. बिल्कुल नहीं. सवाल इसका उठता है कि यू हैव गॉन देयर नॉट टू हैव लव, और ये जो तुम सोचते हो, आई एम टॉकिंग ऑफ दी
the officer or the agent or the operator, that, if I, this is the way I should get hold of him. Yeah. I don't approve of it. Okay. Personally, I don't approve of it. Do you think then जो भी agent बनता है उस relationship में होना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल Family नहीं. life नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल नहीं. So this is the price you pay to be in this You have got a lot of prices to pay, I'm telling you. And if you can do this, nothing like it. The world is yours. एक एजेंट को या एक ऑफिसर को क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं टू बी इन दिस? देख, there are 4 areas which I will tell you क्या sacrifice करना पड़ता है. एक तो यह, he is a very lonely person. Very lonely person. Like, we lived all our life. Very lonely life. Why I'm saying lonely? Crowded by all people. Family, colleagues, this, that and all that. Yet why you are saying you're so lonely? Now, that couple of reasons are there. What you are doing, you don't discuss with your family at all. पता ही नहीं होता. Right. What you are doing, you are not discussing with your colleagues at all, except in your circle. ठीक है? Now, supposing something you have got, you have done a wonderful thing, or you have accomplished an operation which was very difficult, and you feel very happy. So what do? You share with the world, but you can't. You can't. You can't share even with your wife. So celebration, कहीं भी तुम share नहीं कर रहे. कहीं भी नहीं share कर सकते हो. Next, suppose you have been rebuked for failing in an operation, despite all your best efforts, because all operations do not succeed. Yeah. In fact, most operations do not succeed. Okay. So, you have been roundly rebuked in front of 10 people, 10 others of your circle. You come to the room. How do you share? You want to tell somebody that, look, you are not wrong. And yet you are rebuked to lighten yourself. But you can't. But you can't. So happiness is alone, suffering is alone. Total. So, this is a lonely life. Then I'll tell you trauma. What trauma you go through, what trauma your families go through. What? You are operating. Fine. You're working, going to the office, coming back, doing a lot of things which you keep yourself. Fine. Now, at 12 o'clock at night, you get a call by your source. Please come. Now, what you do? You immediately get ready. Go there. Your wife asks you, where are you going? You can't say. You can't say, where are you going? You left. And you went there, met, spoke, talked, came back at 4:30. It's natural that she will ask you, Yeah. कहाँ चले गए थे? And you will say, forget about it. ठीक है? यहाँ तक तो ठीक है. Now you're gone to the office. At 4:30, because 5:30 till 5:30 you're in the office. At 4:30 you get a call. He has agreed to meet you. And that fellow who is saying agreed to meet you is a dreaded person. You go to meet him. You have not told anybody. Now your wife is expecting you to come back home around 6:37, maybe 8. Then she calls the PS. PS says, to saab to chale gaye. He has left. You have not told. Then she calls my colleague. Where is he? Colleague also says, he has not spoken to me. Everybody is on tenterhooks. At 3 o'clock, I am free.
And then I return home. And meantime, she cries, she weeps, she beseeches people to find out. Then, the police gets alerted. They also lodge a complaint in the control room. They find nothing. And then finally, I come back home at 3 o'clock. Now, imagine what she goes through this. So these are not 1-2 incidents. Every day. Every day. And then a time comes, when she gets used to it. Then she's like, okay, you go, you come back. That's your life. So it means family life is nothing. Family life is nuts. Zero. Zero. In few cases, it becomes so serious, such a serious matter, that your life is at risk. And you don't tell your wife. And you can't tell. You can't. Like, I'll give you one example. There's an officer of mine. Mm-hmm. I think it was about, we were going to sleep. So he knocked on my door around 1:15 or so. Then I thought, who is him come? So I came down and I saw him. He says, what happened? Sir, the family is under threat. They have given me 24-hour notice that the family has to leave. Go back to India. I said, who told you? He said, this is the message I got. And then the person who sent the message called me about half an hour back. Did you get my message? I said, yes, I got the message. I can implement it. He said, yes, I know, you can implement it. But give me at least 5-6 hours. Even if, we have to pack our bag, give me at least 5-6 hours. He said, yes, I'm not so mean. लीजिए, take your time. टेक योर टाइम, लीजिए, जाइए. तो उसके बाद वो आया मेरे पास. उसने कहा सही हुआ. मैंने कहा ले जाओ उसको, घर भेज दो. तुम यहाँ रहो. जाके घर भेजा है उसको, क्योंकि वो उससे इतना अच्छा काम ले रहा था, उसको यूज कर रहा था अपनी वाइफ को रिमार्केबली वेल. तो उनके नजर में आई बात ये, तो उसको भेजना पड़ा. कि उसको भेजना. बड़ा टेंशन में था वो. मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये तो होता है सब, भेज दो वापस. पार्ट ऑफ लाइफ, भेज दो. why do you people work then? क्यों कोई एजेंसी ज्वाइन करता है जब वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, फैमिली लाइफ कुछ नहीं है, हर टाइम थ्रेट रहो, ट्रस्ट खत्म हो गए, सेलिब्रेट नहीं कर सकते, ट्रॉमाज हैं, लो लाइफ है. Is it money? Like, are you guys paid very hefty? Not at all. Not at all. We are just paid like any other government servant in government of India. कितनी एक रॉ ऑफिसर की कितनी सैलरी होती है? नहीं, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जैसे जॉइंट सेक्रेटरी की सैलरी होती है, जिस तरह से एडिशनल सेक्रेटरीज की सैलरी होती है, डायरेक्टर की होती है, वही हम लोगों को भी मिलती है. ऑन एग्जाम्पल कितनी क्या होती है? लाइक एट योर पोजीशन व्हाट यू वर गेटिंग? हम लोग, मैं अपने जमाने की बात करता हूँ. एज ए डायरेक्टर I think I was getting 1,500 rupees. 1,500 rupees? हाँ. Then as a joint secretary, I think I was getting about how much? About 2,200 rupees or something. आज joint secretary को कितना मिलता होगा? 2 लाख रुपए? हाँ, वो लोग आजकल तो बहुत अच्छे हो गए. 2-3 लाख रुपए? हाँ, बहुत अच्छे. And perks क्या होते हैं? No perks. Education free, phone, like no perks at all. Nothing. No car, no driver, no home, no education for your kids. Now that we are talking on this, let me give you a tidbit. I was an SP. You know that I am an IPS officer. I know. So I was SP of a district. I had got 4 vehicles, any number of orderlies, servants, guards, and a lot of badshahs. अपने एरिया के आप डॉन थे. बत्ती वाली गाड़ी. So then one night I got a call. My senior officer told me, "What are you doing there?" I just said, "I'm so and so."
This is not something that you have to do. You're not meant for it. You come on deputation to Government of India. Put you there. Go there and work. So I said, I will come. Came. Told my wife. They said, I'm used to yours. So I know that you will go. So let's go. Go happily. So we came. And have you got any idea of Delhi? अच्छा, वहाँ पे एक छोटा सा एक हॉस्टल है, कर्जन अपार्टमेंट्स उसको बोलते हैं, जो ऑफिसर्स जो आते हैं एक रूम दिया जाता है. एंड आई हैड अ पैलेस देयर. हाँ, नो व्हीकल. आई यूज्ड टू ट्रैवल टू ऑफिस इन बस, डीटीसी बसेस. नो कार. सब बात खत्म. सब खत्म. सो व्हाई डू यू वर्क? क्या रीजन होता है? कुछ भी तो नहीं मिल रहा है. हाँ, बहुत सही क्वेश्चन है. इसमें रीजन ये है कि कोई इंटरफेरेंस आपके ऊपर नहीं है, न पॉलिटिकल, न ऑफिशियल, न इसका न उसका, कोई नहीं है. एंड देयर इज नो लिमिट टू योर इमेजिनेशन एंड एम्बिशन कि आप क्या कर सकते हैं. एंड देयर इज नो लिमिट टू योर इंजीन्यूटी कि हम कैसे करेंगे ये. You plan things yourself. You execute it yourself. And you do it yourself. The only thing was that you have to deliver. You deliver, they have got no questions. As a raw agent, क्या misconceptions है लोगों को? Would you feel कि बहुत ही गलत पता है लोगों को? देखिए, because हम movies में देखते हैं. Misconception तो बहुत है. जैसे क्या? Misconception ये है कि वो मैचो हैं. 007 हैं, गन विल्डिंग वॉरियर्स हैं, कहीं भी जाके किसी को भी मार सकते हैं, दुश्मन को हरा सकते हैं, पीट सकते हैं, मार सकते हैं, और बड़ा ग्लैमरस लाइफस्टाइल है. एंड फैक्ट ऑफ द मैटर इज a raw officer's life is a very ordinary life. Very ordinary life. Like any other Government of India officer. At 9:30, he goes to the office, work in the office. 5:30, he comes back home. तो ये सब नहीं होता कि दूसरे देश में मिशन करने जा रहे हो, and then you're taking out your guns and stuff. Because the day you join RNAW, the weapon is taken away from you. Really? हाँ. आपके पास guns नहीं होती? नहीं. कोई weapon नहीं होता. You surrender all your police powers. तो आपके पास कोई weapon नहीं है as a raw officer? No weapon. You are a defenseless person. Totally defenseless person. और क्या होता है? Not only defenseless person है आप, आपकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है. मतलब कोई लीगल बैकिंग नहीं है, कोई आपके लिए लड़ाई नहीं कर सकता है. सपोजिंग यू आर इन ए फॉरेन कंट्री ए, और आप वहाँ फंस गए. और वहाँ फंस गए आप, तो गए. एंड ऑफ स्टोरी. एंड ऑफ इट. तो कोई कंट्री वापस नहीं बुलाएगी, कोई कुछ बताएगा नहीं. अगर ऑफिसर हैं तो शायद आपको बुला ले, क्योंकि ऑफिसर को वो लोग, एक हमारे यहाँ वियना कन्वेंशन होता है, उसके हिसाब से आप डिप्लोमेट को ये सारी सुविधाएं देंगे. तो अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो आप उनको भेज देंगे वापस, लेकिन आप उसको अपने यहाँ नहीं रख सकते या मार नहीं सकते. ओके. लेकिन एजेंट्स अगर फंसता है तो वी हैव गॉट नथिंग टू डू. वर्ल्ड की टॉप एजेंसीज कौन सी होंगी? मुझे तो कोई खास, अब चूंकि हमारा चार्टर वैसा नहीं है, तो अगर हमारा चार्टर वैसा रहे तो वी कैन ऑल्सो डू दैट. मतलब हमारे में ऐसी कोई कैपेबिलिटी की कमी नहीं है. तो चार्टर, लेकिन चार्टर होना चाहिए ना. चार्टर क्या? जैसे कि चार्टर है CIA का, चार्टर है KGB का, या UK का चार्टर है MI6 का, मोसाद का, मोसाद का, इजराइल, या ISI का चार्टर है. तो उस तरह का अगर चार्टर हमारे को दे दीजिए तो हम लोग भी कर देंगे. चार्टर मतलब क्या होता है? चार्टर का मतलब हुआ कि आपको ऑब्जेक्टिव देना है और आपको सपोर्ट देना है. तो US तो बहुत बड़ी कंट्री है, उसके तो बहुत सारे प्रायोरिटीज हैं, तो उतना हमारी प्रायोरिटीज तो है नहीं. ठीक है ना. तो जो हमारी प्रायोरिटीज है उसमें वी आर वेरी गुड एट इट. ओके. उसमें कोई कमी नहीं है.
Do you think हम लोग किसी का और किसी से कम नहीं है, बट ये जैसे है कि जैसे ISI जैसे है, दे आर वेरी एग्रेसिव। एग्रेसिव मीनिंग मतलब सर्वेलेंस भी करेंगे तो आपकी गाड़ी में ठोक देंगे, आप मार देंगे आपको। हाँ, 24 घंटे तो सर्वेलेंस करते ही हैं वो, आपके पीछे लगे रहते हैं। जैसे एक जगह में द डे आई लैंडेड देयर, उन्होंने एक पान वाला दुकान हमारे घर के सामने लगा दिया। लैंडेड देयर मतलब पाकिस्तान? हाँ, तो लगा दिया उन्होंने, तो लगा दिया लगाते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है। So, मतलब वो बहुत ऑन द फेस है, अग्रेसिव। हाँ, तो बड़ी एग्रेसिव। हम इतने ऑन द फेस नहीं, हम छुप के करते। हाँ, हम एग्रेसिव है ही नहीं इतने। वी डू इट वेरी वेरी नाइसली। डू यू थिंक ये इंडिया का एक मे बी एक सॉर्ट ऑफ वीकनेस है कि हम कभी भी प्रोएक्टिव नहीं है और सस्टेनेबल मेजर्स नहीं बनाते, हम काफ़ी रिएक्टिव टाइप के लोग हैं? नहीं, ये देखिए, हम लोग प्रोएक्टिव भी हो सकते हैं, बट अभी तक नहीं, हम कैपेसिटी है। मैंने आपको बताया ना कि जैसे वैसा चार्टर होना चाहिए, वैसे कहना चाहिए, करना है, ये करते नहीं। और अगर आप कह के देखिए तो कर दें। क्या डिफरेंस है CIA एंड रॉ में? भाई मैं तो कहूँगा कि अगर आप करना चाहते हैं तो वी आर नो लेस देन CIA। रियली? हाँ, नो लेस देन ISI। करना चाहते हैं तो कैपेबिलिटी तो है। रॉ में कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए, ट्रेनिंग तो एक फॉर्मल ट्रेनिंग होती है। क्या होता है उस ट्रेनिंग में? जिसमें कि बताते हैं कि कैसे सोर्स को टैप करोगे जनरली, और कैसे उस तुम्हारे ऊपर जो लोग फॉलो करेंगे उनको कैसे डिफीट करोगे, सर्वेलेंस को। तो ये सब होता है। और किस तरह से तुम रिपोर्ट लिखोगे, किस तरह से डीब्रीफ करोगे, और डीब्रीफिंग में किस तरह से क्वेश्चन तुम पूछोगे, क्या क्या क्वालिटीज़ तुमको सोर्सेज में देखनी चाहिए जिससे कि तुमको टेम्प्टेड हो कि तुम इसको टैप करो। असली ट्रेनिंग जो है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, फील्ड में, वहाँ पे आप खुद ही हो। क्योंकि हर सिचुएशन डिफरेंट है, कोई आपका यूनिफॉर्म सिचुएशन नहीं है, और उसी सिचुएशन के हिसाब से आपको अपनी ऑपरेशनल टेक्निक डेवलप करनी है। गिव मी एन एग्जांपल कि सर्विलेंस कैसे बीट करते हैं। अब देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई। मैं जो आपके एक नेबरिंग कंट्री में गया, तो जिस दिन पहुंचा उसके अगले दिन पान की दुकान लग गई हमारे घर के सामने। सर्विलेंस स्टार्ट हो गया। तो हमने देखा कि ऑफिस जा रहा हूँ, हमारे ऑफिस से पीछे जा रहा है, ठीक है। दिन भर ऑफिस में बैठता हूँ, जहाँ पे जा रहा हूँ किसी से मिलने या बात करने, वो हमारे पीछे होता है। जितने लोग हमसे मिलते हैं उनसे फिर वो इंट्रोगेट करते हैं। वो ये मैंने 8-10 दिन नोटिस किया। तो उसके बाद मैंने अपना टोटल टेक्निक चेंज कर दिया। 9:30 आई विल वॉक टू माई ऑफिस, 5:30 आई विल कम बैक टू माई होम, 7 o'clock आई विल take my wife along, go on a small walk, go to the nearest video rental shop, take the video, old Hindi movie video, come back to the house. I maintained it for 6 months. Same routine. Daily. Sunday ko, I'll go to this market, this particular shop, I'll buy this vegetable here for the whole week. Then come back. Same routine. कोई चेंज नहीं किया मैंने। उसके बाद मेरे रिपोर्ट देखा, वो उनकी जो सर्वेलेंस टीम है उन्होंने अपने बॉस को लिखा है, वो हमारे पास आई। उसमें लिखते हैं कि दिस ऑफिसर इज यूजलेस, ही डजंट डू एनीथिंग। ये बंगला में लिखा उन्होंने, ये किसी काम के नहीं है, ये केवल ऑफिस जाते हैं, आते हैं, वीडियो देखते हैं, घर में बैठे रहते हैं, रात को कहीं नहीं जाते, डिनर किसी के यहाँ करते नहीं, डिनर किसी को बुलाते नहीं।
इनके 2-3 ऑफिसर हैं, उन्हीं के पास ये जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इनके ऊपर से सर्वेलेंस विथड्रॉ कर दिया जाए। काम का आदमी हाँ, ये एजेंसी के ऑफिसर नहीं है। ठीक है, दे रूल्ड मी आउट एज एजेंसी ऑफिसर। फिर मैंने देखा एक दिन आके बाहर कि वो पान की दुकान गायब है, कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा है। एंड आई टेल यू दैट फॉर 3.5 years I maintained the same routine and maintained everyone whom I wanted to meet. Met everyone whom I wanted to meet. के साथ। हाँ, ये रूटीन के साथ। So अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई ना। गवर्नमेंट रिटायरमेंट के बाद कुछ करती है एजेंट्स का? किसके लिए? ऑफिसर्स का? ऑफिसर के लिए तो हम लोग तो पेंशन मिलता है। नहीं, पर मे बी क्योंकि आप इस लेवल पे रह चुके, आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतने ज़्यादा आप गवर्नमेंट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक एसेट हो, तो आपको बहुत सारी एजेंसीज वर्ल्ड वाइड ट्रैक कर रही होंगी। बिल्कुल। सो गवर्नमेंट कुछ करती है फिर पोस्ट रिटायरमेंट? लाइक डू दे ट्राई टू मे बी आपको सिक्योर करेंगी या अलग कर देगी, हटा देगी? कोई सिक्योरिटी नहीं। इसीलिए आपको जो भी बोलना है या चलना है या रहना है, केयरफुली रहना है, कुछ करना नहीं। वन हैज टू वेरी केयरफुल। कोई दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ एक्ट है एक सीक्रेट्स एक्ट। हम कोई भी चीज़ जो हमने अपने किया है जीवन में, हम उसको डाइवल्ज नहीं कर सकते, नहीं तो आई कैन बी इम्प्रिजन्ड एंड आई कैन लूज पेंशन। तो पोस्ट रिटायरमेंट कुछ नहीं होता और एजेंट्स वगैरह का काम हो जाता, उसके बाद वो भी छूट गए। कभी ऐसा हुआ है कि किसी एजेंट से काम हो गया एंड देन आपको उनको एलिमिनेट करना पड़ा? यू हैव टू गेट देम किल्ड, मारना पड़ा किसी को? एक्चुअली हम लोगों का ये मारने का कल्चर नहीं है डिपार्टमेंट में। अभी तक तो नहीं था। आई डोंट नो। दूसरी कंट्रीज करती है? खूब करती है। जैसे अब मान लीजिए कि उसको पता चला कि ये पर्टिकुलर आदमी जो है या डबल क्रॉस कर रहा है, तो खत्म कर दो उसको। हम नहीं करते। हम नहीं करते अभी तक, तो मुझे तो नहीं लगता। डबल क्रॉस करने के बाद भी नहीं करते? नहीं करते, हमको तो नहीं लगता कि किया हम लोगों ने। दूसरी कौन सी कंट्रीज है जो इसमें बहुत स्ट्रिक्ट है? बाकी तो सब लोग करते हैं मेरे ख्याल से। ऑल अदर एजेंसीज डू इट, सिर्फ हम ही नहीं करते। हम ही नहीं करते। डू यू थिंक इट्स गुड और बैड? ये एक्चुअली गुड बैड का सवाल नहीं है। सवाल है कि आप किस मेंटल फ्रेम के बने हुए हैं। जिस कम्युनिटी से हम लोग आते हैं वो ये मार नहीं सकता है। ये प्रॉब्लम है। जब आप मिशन करने जाते हो या ऑपरेशन करने जाते हो कि दूसरी कंट्री, तब भी वेपन्स नहीं होते? कुछ नहीं, वेपन तो नाम ही की चीज़ है। तो फिर क्या ऑपरेशन करते हो? मतलब व्हाट इज द थिंग? तो जैसे कह रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया, किसी कंट्री को अनस्टेबल करना चाहते हैं मान लीजिए आप, तो हम करते हैं तो आप जाके वहाँ जाके बोलिए, आप लोगों को इकट्ठा कीजिए जो सब कर सकते हैं कि भाई ये सारी जिम्मेवारियाँ हैं, ऐसे सब कीजिए और पैसे दो। पैसे दो और सबको जिम्मेदारी। उसमें से मान लीजिए कोई आदमी है जो आपको बोलेगा कि साहब थोड़ा सा वायलेंस भी करना पड़ेगा, हाँ, थोड़ा सा मारपीट भी करनी पड़ेगी, जैसे कि होता है एजिटेशन में। सबसे गलत चीज आपने क्या करवाई है which you felt morally wrong at some point? क्या ये क्यों करवा दिया? You know, I'll tell you, we never think in terms of morality. कोई ethic compass तो होता होगा? कोई compulsion नहीं है। Anything that you do for the secure your country's security interest is moral. उसके लिए दूसरे देश में नॉर्मल लोगों के बीच में कुछ भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि this is your duty. You have been assigned this duty to secure country's security interest. That you have to protect at all cost. क्योंकि ये अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको वहाँ क्यों है? आपको नहीं रहना चाहिए। कभी आपको जो ये डिलेमा जो होना चाहिए कि भाई ये अच्छा नहीं किया हमने, ये हमने अच्छा नहीं किया, ये तो नहीं करना चाहिए था, अगर ये डिलेमा है तो then you don't join the service. कभी भी बुरा नहीं लगा कभी एट एनी पॉइंट रात को सोते टाइम की नींद नहीं आ रही हो? आज मैंने, क्योंकि मेरी कंट्री का एक मिशन था, उसकी वजह से मे बी 100 इनोसेंट लोगों को लड़वा दिया। मैं आपको बताऊं, या 3-4 इनोसेंट लोग मर गए। मैं आपको बताऊं, रिटायरमेंट के बाद मुझे थोड़ी सोने में दिक्कत होती है।
क्योंकि एज होता है ना, एज के साथ आप पूरा साउंड स्लीप नहीं ले पाते। जब तक नौकरी में रहा हमेशा साउंड स्लीप रहा। आता था, खाना खाया या खा के आए, चेंज किया, सो गया, गहरी नींद। बट कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी वजह से इनोसेंट लोग मर गए? ऐसा कभी नहीं लगा। या इनोसेंट लोगों को प्रॉब्लम्स हो गई? कभी नहीं लगा। या दूसरी कंट्री में मेरे लिए जो मेरे कंट्री की सिक्योरिटी इंटरेस्ट से क्लैश करता है वो बेचारा नहीं है, वो इनोसेंट नहीं है। नो, आई गेट इट कि वहाँ का जो एक कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है वो आपकी कंट्री की सिक्योरिटी के खिलाफ है, तो आपको उसको किसी ना किसी तरह से हटाना है और इनस्टेबल करना है, अनस्टेबल करना है। लेकिन उसको ज्वाइन करने वाले उस मॉब में जो या उस ग्रुप में बहुत सारे नॉर्मल इनोसेंट लोग भी हैं जो सिर्फ ब्रेन वॉश हो गए किसी से, जो सिर्फ खड़े होकर साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों को भी तो प्रॉब्लम होती है। देखिए, आर्मी में एक टर्म है कोलेटरल डैमेज। भाई जब गोली चलेगी तो गोली थोड़ी देखती है कि कौन क्या आदमी है, क्या है। मैं ये पूछ रहा हूँ, तो जब आप गोली चलाते हो एग्जाम्पल इन योर वर्ड्स, और कोलैटरल डैमेज होता है और उसमें कोई इनोसेंट मरता है, वो तो मरेगा भाई। तो बुरा नहीं लगता? नहीं, मरेगा। इसलिए मरेगा कि तुम उसमें हो क्यों? Why are you part of it? Just because I was born in another country, मतलब मैं एक ऐसी कंट्री में पैदा हुआ जिसकी ये सारी चीजें हो रही हैं, या तो तुम जानते नहीं हो कुछ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, नहीं होता, इनोसेंट ऐसे ही मरते हैं। हाँ, तो इनोसेंट्स तो मरेंगे। कभी भी बुरा नहीं लगा? कभी have you ever thought कि no, never regret? No regrets. Thank you so much, sir. That sums up all my questions. Good. Thank you so much for coming here. It was a pleasure talking to you. Thank you. I'm sorry there were many areas which I could not address. It's completely okay. But I am sure that you will understand my position. I do understand that. Don't worry about it at all. Thank you so much for sharing all the things that you've shared anyway. No, and thanks again very much for giving this platform. Thank you. I really enjoyed talking to you. For having a wonderful chat. Pleasure is all mine. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही और बेहतर से बेहतर गेस्ट लाते रहें और बड़ा करते जाएं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बड़े और बेहतर गेस्ट हम ला पाएंगे। जो आपने देखा है कि वो होता आया है और आगे भी होता जाएगा। एंड हम डिटरमाइंड हैं, हम इस मिशन पे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें। ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इस एपिसोड से चेंज आएगा, उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिकॉज वन एपिसोड कैन टर्न अराउंड समवन्स होल लाइफ। थैंक यू so much. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.